बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने वो एआई वीडियो अब हटा लिया है। मुझे अभी अभी ये बताया जा रहा है, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां का जो एआई वीडियो जिसको बीजेपी ने अपमानजनक बताया था, ये वो वीडियो, हम वीडियो नहीं, वो ग्रैब्स आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें, ये वो वीडियो था, उस वीडियो को अब हटा लिया गया है। हाईकोर्ट से फटकार के बाद कांग्रेस ने इस वीडियो को हटा लिया है। बहुत ही शर्मिंदगी है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ये हाईकोर्ट के फटकार के बाद और हाईकोर्ट के आदेश के बाद, जो ऑर्डर दिया, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब इस एआई वीडियो को हटा दिया है। कोर्ट ने क्या कहा और अब इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस क्या कह रही है, अब बात करेंगे इस खबर की। मां को गाली दी गई और वीडियो बनाया गया, उस पर हाई कोर्ट ने भी आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम लोगों को ये खुशखबरी मिली है। कांग्रेस को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। लोगों के लिए आईना है जो यह कहते हैं कि संविधान संकट में है, संविधान है तो न्यायपालिका है। हाई कोर्ट का निर्देश है तो जाहिर है कि हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस पर लागू नहीं होगा, ये पूरे तमाम राजनीतिक दलों पर होगा। कांग्रेस और विपक्ष की काली करतूत और राहुल ब्रिगेड की कारस्तानी अब सामने आ गई है। जी हां, आज ही दोपहर पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह वीडियो हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद अब उस एआई वीडियो को हटा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां की बातचीत को इस वीडियो में दिखाया गया था। दिवंगत मां का ये एआई जनरेटेड वीडियो, जिसे कांग्रेस कल तक कह रही थी कि क्या गलत है, क्या गलत है, उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है। किसी को अपमानजनक लग रहा है तो वो उसकी वो जाने, वो सिर्फ एक मां को नसीहत देते हुए दिखाया गया। कांग्रेस पार्टी कह रही थी, पवन खेड़ा कह रहे थे साहब, जिस वीडियो को लेकर बीजेपी कह रही थी साहब कि कांग्रेस पूरी बेशर्मी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां का अपमान कर रही है। वीडियो डिलीट करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, बहुत बड़ी खबर है। उस वीडियो को आज कांग्रेस पार्टी को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने, ये पवन खेड़ा कह रहे थे पहले, क्या गलत है इसमें, क्या गलत है, डिलीट करना पड़ा है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस के इस वीडियो को अपमानजनक बताते हुए से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट करने का ऑर्डर दे दिया है। बहुत शर्मिंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए ये खबर। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति, नीतीश कुमार, चुनाव आयोग, सारी पार्टीज को, राहुल गांधी को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने माना है साहब कि मोदी की मां, दिवंगत मां का ये एआई वीडियो प्रधानमंत्री की मां के सम्मान और गरिमा के खिलाफ था। अब सवाल यह कि क्या अब कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर क्या अब माफी मांगेगी? मतलब वीडियो तो डिलीट करना पड़ा, क्या माफी मांगेगी कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस ना सिर्फ ये वीडियो कांग्रेस ने सिर्फ पोस्ट किया था, बल्कि इस वीडियो के विरोध पर वीडियो का समर्थन भी किया था। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया था कि इस वीडियो में अपमान का एक शब्द भी नहीं है। कोर्ट ने कहा हटाओ तो हटाना पड़ा, और वो आगे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री से अपमान मानते हैं तो उनका हेडेक है, हमारा नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद वीडियो डिलीट करके कांग्रेस ने अपना हेडेक तो कम कर लिया या खत्म कर दिया, लेकिन इस अपमान पर माफी कब मांगेगी कांग्रेस पार्टी? और यह भी सवाल है कि अगर कुछ गलत नहीं था तो आप इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती कांग्रेस पार्टी दे सकती थी, आपने तो वीडियो डिलीट कर दिया तुरंत। सवाल यह है कि कोर्ट ने माना, मतलब एक तरीके से या तो आपका कन्फेशन है कि हाँ गलत तो हुआ हमसे, बिहार कांग्रेस ने, और बिहार चुनाव में तो आप समझिए अच्छा है वीडियो डिलीट हो गया, वरना और मुश्किल हो जाती है। अगर कोर्ट ने माना कि मोदी की मां का एआई वीडियो एक दिवंगत महिला की गरिमा के खिलाफ था, तो ऐसा करने वालों पर क्या आपराधिक कार्रवाई या किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? क्या पवन खेड़ा इसलिए मतलब जिम्मेदार नहीं है जो मोदी की मां के अपमानजनक वीडियो को सही ठहरा रहे थे, जो कह रहे थे कि क्या गलत है, क्या गलत है, आज वीडियो डिलीट करना पड़ा? मुझे बताइए, इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहां हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं तो। नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेडेक है, हमारा नहीं। इसमें अपमानजनक एक शब्द बता दीजिए उनकी माताजी के प्रति हुआ। और एक बड़ी खबर आ रही है, एनकाउंटर की दिशा पटानी के घर फायरिंग करने वाले ढेर कर दिए गए हैं, उनका एनकाउंटर हो गया है। 2 आरोपी ढेर, दिशा पटानी के घर फायरिंग करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर,
और वो ढेर कर दिए गए हैं। ये हाफ एनकाउंटर। दिशा पाटनी, 2 आरोपी ढेर। 12 सितंबर को बरेली में दिशा के घर पर फायरिंग हुई थी। बॉलीवुड की एक्ट्रेस है दिशा पाटनी, और फायरिंग की थी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्य थे। अमिताभ यश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर, क्या एडीजी एसटीएफ हमारे साथ हैं। सर, आप क्या डिटेल, क्या जानकारी शेयर कर सकते हैं? दरअसल गाजियाबाद के टॉनिक सेंटर सिटी में इलाके में एनकाउंटर हुआ है। आरोपियों के पास से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल मिली है। दिशा पाटनी के घर पर गोली चली थी। आरोपी थे, मदद मांगी गई थी, एनकाउंटर हुआ है और वो ढेर कर दिए गए हैं। ये कोई हाफ एनकाउंटर नहीं है कि पैर में गोली मारकर अरेस्ट हुए हैं। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले ढेर हैं। गाजियाबाद में एनकाउंटर में 2 आरोपी ढेर। 12 सितंबर को बरेली में दिशा के घर पर फायरिंग की थी और दोनों रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्य थे। गाजियाबाद के टॉनिक सेंटर सिटी इलाके में एनकाउंटर हुआ है और अब जो मुझे खबर मिल रही है, दिशा पाटनी के घर गोलीबारी वाले मामले में दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। मतलब दोनों की मौत हो चुकी है। दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे आज और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटर्न गिफ्ट की। आज अपने 75वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को क्या रिटर्न गिफ्ट दिया, आप जरूर जानना चाहेंगे। बात अब इसकी। देखिए, मोदी के जन्मदिवस पर सबसे स्पेशल जो तस्वीर रही, आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बधाई संदेश। क्योंकि साहब, डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को बधाई देने वाले वर्ल्ड लीडर्स में सबसे आगे रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, सबसे पहले रहे उन्होंने आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई दी, सबसे पहले। जी हां, वर्ल्ड लीडर्स में। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी पीएम मोदी को हैप्पी बर्थडे विश किया। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया डोनाल्ड ट्रंप। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर सारे देशों के जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष हैं, सबने एक तरीके से वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। रूस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेंजामिन नेतन्याहू, ट्रंप, यूएई समेत कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने पीएम मोदी को जन्मदिवस की बधाई दी। देश के अंदर राहुल गांधी, शरद पवार, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे सभी नेताओं ने पीएम मोदी को बर्थडे विश किया। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, बॉलीवुड, अब देखिए अजय देवगन, आलिया भट्ट, बॉलीवुड के सभी एक्ट्रेस ने पीएम मोदी को विशेष दी। आज जब देश भर में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे बना रहे थे, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों के लिए अपने काम में जुटे थे। पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश के धार में वो तस्वीरें कार्यक्रम था, जहां उन्होंने देशवासियों को 23,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। उन्होंने पीएम मित्र पार्क, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को भी कड़ा मैसेज दिया, आज भी हड़काया। मोदी ने जन्मदिवस भी बनाया और पाकिस्तान को हड़काया भी। जी हां, पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया है। ये नया भारत है, ये परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया।
अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिवस पर देशवासियों से भी एक गिफ्ट मांगा। आप जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से क्या मांगा, तो सुनिए आप। त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। साहब, ये मोदी ने देश से मांगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वालों का आज तांता लगा हुआ। शुरुआत में मैंने बात की थी रिटर्न गिफ्ट की, क्योंकि दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से लेकर बॉलीवुड तक हर कोई मोदी के स्वास्थ्य और उनकी दीर्घायु उनकी कामना कर रहा है। लेकिन आज की सबसे वायरल तस्वीर, जो सबसे खास विश दी गई, वो कोलंबो की मस्जिद का वीडियो है। ये कोलंबो की बोहरा समाज की मस्जिद, जहां पर ये बधाई देने के लिए एक विशेष प्रार्थना की तस्वीरें, बोहरा मस्जिद से, जहां मोदी को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु और भारत की सेवा में निरंतर सफलता की कामना की। एक बार ये तस्वीरें देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोलंबो की मस्जिद का ये वीडियो, जहां उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सुनिए। साहब, इधर मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। इधर भारत में उनके जन्मदिवस के दिन यहां उनके 140 करोड़ लोगों को मिले रिटर्न गिफ्ट की चर्चा हो रही है। आप कहेंगे ऐसा क्या मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बर्थडे पर देश को बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट है देश से लाल आतंक का दी एंड। मोदी की एक गारंटी पूरे होने की भी गारंटी उनके जन्मदिवस पर ही मिली है साहब। याद करिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ऐलान किया था और अब हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, देखिए। एक समय था, कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे। और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की है। और आप देखिए, एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम बंदूक की आवाज सुनाई देती। उसी बस्तर में माओवाद नक्सल से मुक्त होने के बाद जब बस्तर के नौजवान ओलंपिक करते हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंक के लाल आतंक के दी एंड का संकल्प था। यह वो गारंटी थी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन दी थी। लेकिन अभी डेडलाइन की तारीख आई भी नहीं है। बहुत बड़ी खबर है, नक्सलियों ने मोदी सरकार के सामने सरेंडर की इच्छा जाहिर कर दी है।
बहुत बड़ी खबर, नक्सलियों ने पहली बार प्रेस रिलीज जारी करके सशस्त्र संघर्ष छोड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें उन्होंने अस्थायी संघर्ष विराम की मांग की है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। नक्सलियों ने अपनी चिट्ठी में सरकार से मांग की है कि वो 1 महीने के लिए सीज फायर घोषित करें। इस दौरान माओवादी सरकार से बात करने के लिए भूमिका बनाना चाहते हैं। खुद नक्सली कैडरों के संपर्क करना चाहते हैं, वो खुद बात करना चाह रहे हैं। नक्सलियों ने कहा है कि वो सरकार के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करना चाहते हैं। ये लेटर नक्सलियों ने 15 अगस्त 2025 को लिखा था, जिसे 16 सितंबर 2025 यानी कि कल ही जारी किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के प्रवक्ता अभय की तरफ से जारी इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि माओवादी लोगों की समस्याओं पर राजनीतिक पार्टियों और संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। बड़ी बात यह है कि नक्सल इतिहास के 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब नक्सल पूरी तरह से, आप कह सकते हैं, इस सरेंडर के लिए तैयार है। उन्होंने सीधे तौर पर हथियार छोड़कर सरकार से शांति वार्ता में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। सबसे बड़ी वजह है नरेंद्र मोदी का वो संकल्प जिसमें उन्होंने भारत से लाल आतंक के दी एंड की गारंटी ली थी और संपूर्ण खात्मे का संकल्प लिया था, जिसके बाद देश भर में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक ऑपरेशन चलाए गए। नक्सलियों को सरेंडर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुनिए। कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की है। और आप देखिए, एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम बंदूक की आवाज सुनाई देती। उसी बस्तर में माओवाद नक्सल से मुक्त होने के बाद जब बस्तर के नौजवान ओलंपिक करते हैं तो 1 साल में बहुत अच्छी सटीक रणनीति के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम किया है। छत्तीसगढ़ के पुलिस के सभी दलों ने मिलकर, चाहे डीआरजी हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस हो, चाहे भारत सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियां, सबने मिलकर एक मजबूत अभियान तय दिशा के तहत शुरू किया। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी खून लहू नहीं बहेगा। इसका आप भरोसा मानकर चलिए, हम इसको समाप्त। आप जानते हैं, एक वक्त था जब देश के 40% हिस्से में लाल आतंक, रेड टेरर, रेड कॉरिडोर कहा जाता था इसको, उसका साम्राज्य फैला हुआ था, रेड कॉरिडोर। लेकिन अब ये सिर्फ 7 से 8% क्षेत्र में सिमट कर रह चुका है। 7 to 8%, सिर्फ 8%। मोदी सरकार आने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में कई बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। नतीजा यह हुआ, आपको जानना चाहिए, 2014 तक नक्सलवाद का जो रेड कॉरिडोर जिसे कहा जाता था, वो देखिए 18,000 वर्ग किलोमीटर में फैला था, जो सिकुड़ता गया और साल 2024, 14 से 24, 10 सालों में 18,000 से घटकर ये 4200 वर्ग किलोमीटर में सिमट गया। साल 2014 में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या थी 128, वो अब घटकर 18। ये इसलिए क्यों मोदी का रिटर्न गिफ्ट कहा जा रहा है देश को, नक्सल मुक्त भारत का सपना, लाल आतंक का दी एंड, ये रिटर्न गिफ्ट कहा जा रहा है। 18 जिलों तक रह गया। 6 जिले ऐसे हैं, सिर्फ 6 जिले जहां नक्सलवाद का थोड़ा ज्यादा प्रभाव है। अब नक्सलियों के सरेंडर की चिट्ठी भी सामने है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में नक्सली हिंसा की घटनाओं में बहुत कमी देखने को मिली।
देखिए 4 से 14 तक 16,463 नक्सली हिंसा की घटनाएं हुई थी। ये यूपीए काल 4 से 14, और 2014 से 24 ये नक्सली हिंसा की घटनाएं लगभग आप समझकर आधी रह गई, 7,500 के आसपास, करीबन 53% की कमी। 2013 में नक्सली घटनाओं में 282 लोग मारे गए थे, 282, जबकि 2024 में सिर्फ 131 लोगों की मौत हुई। और अभी 2025 में इस साल वैसे एक की भी नहीं होनी चाहिए मृत्यु, लेकिन 19 लोग नक्सली घटनाओं में मारे गए हैं। मतलब पिछले सिर्फ एक साल में छत्तीसगढ़ में 13 बड़े नक्सली मारे गए। 1 करोड़ का इनामी नक्सलियों का टॉप कमांडर मोडेम बालकृष्ण, 1.5 करोड़ का इनामी केशव राव उर्फ बासव राजू, ये नक्सली कमांडर लीडर शामिल हैं। इसके अलावा 25 लाख से ज्यादा इनाम वाले तो कई नक्सलियों को मार गिराया गया। देखिए दिसंबर 2023 से लेकर अब तक पिछले करीब 2 सालों में नक्सल विरोधी अभियानों में 453 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, 453। और वो दूसरी फिगर पढ़िए, 1600 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार और 1,666, 1600 ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की तरफ से सुविधाएं भी बहुत पहुंचाई जा रही है, इसलिए नक्सली जो हैं वो हथियार डाल रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में 2014 से अब तक आपकी जानकारी के लिए करीबन 15,000 किलोमीटर रोड बनाई गई है, 15,000, 8,500 मोबाइल टावर, 46 ITI, 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर और 6,000 के आसपास एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं। आप ये सब देख पा रहे हैं, 937 ATM, बैंक्स, ये सारा डेवलपमेंट का काम। नतीजा क्या हुआ? नक्सलियों के पास ना तो नेतृत्व बचा, ना ही जन समर्थन। लगातार नक्सलियों के बड़े कमांडर्स के मारे जाने, कई नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद पूरी तरह से नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। अब वो सरेंडर के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। हालांकि एक और चीज आपकी जानकारी के लिए, सुरक्षा एजेंसियां और छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि वो पहले इस चिट्ठी की सत्यता को प्रमाणित करेंगे, इसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। सुनिए। नक्सलियों के प्रवक्ता अभय ने एक पत्र जारी किया है और उसमें 15 अगस्त 2025 ऐसा समय भी ध्यान में आता है। पत्र का फॉर्मेट कुछ चेंज है, इस बार उसमें फ़ोटो है, इस बार उसमें फेसबुक आईडी है और ईमेल आईडी है, इस बार उसके शब्दावलियों में भी परिवर्तन है। अपने ही नेता के लिए उन्होंने माननीय शब्द का उपयोग किया। इन सारी बातों को एक बार चेक करना होगा। जब 15 अगस्त को यह भाव बन गया था कि संघर्ष को उनको विराम करना है, तो यह भी प्रश्न एक बार मन में आता है कि उसके बाद शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, उसके बाद IED विस्फोट क्यों हुए। जो भी है, इस पत्र की ऑथेंटिसिटी चेक करके माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इस बात का निर्णय करेंगे कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। लाल आतंक का दी एंड साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस। वैसे तो इन 11 वर्षों में मोदी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए, उनमें से एक लाल आतंक का दी एंड। मोदी ने ऑपरेशन बालाकोट से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सिखाया कि आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर कैसे मारते हैं। याद है? मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को भारत का न्यू नॉर्मल बना दिया। मोदी को याद रखा जाएगा साहब, चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए, गलवान में गर्दन तोड़ पराक्रम के लिए, वो तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, 1-1 इंच के लिए 56 इंची पराक्रम के लिए, और बहुत ही संतुलित तरीके से ट्रंपगिरी का जवाब देने के लिए, यूएस को उसकी जगह दिखाने के लिए, टैरिफ वॉर में देश नहीं झुकने देंगे के लिए, और वहां जम्मू कश्मीर भारत का ताज, सच्चा विलय, ट्रू इंटीग्रेशन, बंटवारे वाली धारा 370 की समाप्ति के लिए, आतंक की कमर तोड़ने के लिए, हम नहीं भूल सकते हैं पत्थरबाजी का दी एंड करने के लिए, आतंक से लेकर लाल आतंक की कब्र खोदने के लिए, नक्सलियों के सबसे बड़े सरेंडर के लिए, देश के 40% हिस्से से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, नक्सलवाद को एक तरीके से तोड़ने के लिए, और तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए, अलगाववादियों को उनकी असली जगह जेल में पहुंचाने के लिए, और ये फ्रेजाइल 5 से टॉप 4 तक पहुंचाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया भर में भारत और भारतीयों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, परिवारवाद की जड़ें खोदने के लिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और जिसने खाया उससे वसूलूंगा के लिए, भ्रष्टाचार को सरकारी सिस्टम से अछूत बनाने के लिए, और ये पढ़िए स्वच्छ भारत के लिए, और भारत के संस्कृति पुरुष श्री राम का वनवास खत्म करने के लिए, मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए, वैक्सीनेशन से लेकर विश्वनाथ तक कोविड की लड़ाई में भारत का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए,
और सबसे जरूरी जो मुझे लगता है, ये सब चलता है वाली सोच से भारत को उभारने के लिए, डिजिटल क्रांति के लिए 12 नए आईआईटी के लिए, 9 नए आईएम्स के लिए, 12 करोड़ शौचालय, 16 नए एम्स, 52 करोड़ मुद्रा लोन के लिए, आयुष्मान भारत वाले सुरक्षा कवच के लिए, 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए, 88 नए एयरपोर्ट्स के लिए, और आखिर में सबसे ज्यादा, सबसे जरूरी, भारत को श्रीलंका, बांग्लादेश बनाने का सपना देखने वालों का सपना तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पूरा भारत नमन कर रहा है और उनको जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहा है। लेकिन एनकाउंटर पर यूपी में कैसे छिड़ गई है पॉलिटिक्स, गो तस्कर का एनकाउंटर, अखिलेश फायर, अब बात इसकी। गोली मार देंगे, सीने पे बंदूक रखा था, बोला भाग, गोली मार देंगे, पकड़ करके यहाँ से पैर काट दिए, मुंह में बंदूक डाल के गोली मार। इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर? अपहरण करके ले जाके मार दिया गया। इनकाउंटर इसीलिए किया, दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा। द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। जितने भी अपराधी होंगे सबको चिन्हित किया जाएगा और एक बचेगा। आज की बड़ी खबर है गोरखपुर में गो तस्करी के आरोपी, ये देखिए, ये आरोपी जो है वे पुलिस के कंधे पर चढ़ा हुआ है। इसका एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर हुआ है, चलने लायक नहीं छोड़ा। इस पर आरोप क्या है? नीट छात्र दीपक की हत्या का आरोपी है ये। इसने नीट छात्र दीपक की हत्या का आरोपी है ये। पशु तस्कर, गौ तस्करी का आरोपी। अब इसके एनकाउंटर की खबर ने, जो इसका हाफ एनकाउंटर हुआ, राजनीतिक भूचाल ला दिया। गो तस्करी का यह आरोपी रहीम, जिस पर दीपक नाम के छात्र की हत्या का आरोप, उसका एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया। पैर में गोली लगी, बाद में अरेस्ट किया, लेकिन उसके एनकाउंटर का दर्द समाजवादी पार्टी को हो रहा है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि रहीम का एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी? अब पुलिस को गोली खाने के लिए तो है नहीं, पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस यही करेगी। अखिलेश यादव ने रहीम के एनकाउंटर का विरोध करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था एनकाउंटर से बहाल नहीं होती है, एनकाउंटर तो नाकामी छिपाने के लिए किए जाते हैं। अखिलेश यादव गो तस्करी के जिस आरोपी रहीम, ये देखिए, के एनकाउंटर पर बुरी तरह से भड़के हुए हैं, आज यूपी पुलिस ने 30 घंटे बाद उसे अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। इसका एनकाउंटर करना पड़ा। आरोप है कि एनकाउंटर के दौरान आरोपी रहीम ने पुलिस वालों पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की थी। ये पुलिस वालों पर फायरिंग, कल इसने छात्र की हत्या की थी, आज इसका एनकाउंटर। ये पुलिस वालों पर फायरिंग करके भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, दोनों पैरों में गोली मारी है इसके। अब पुलिस को गोली खाने के लिए तो है नहीं, दोनों पैरों में गोली मारी। रहीम के साथ साथ 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अयाब खान पहले ही पकड़ा जा चुका है। कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 फरार गो तस्करों पर इनाम की घोषणा की गई है। सुनिए, देखिए, दीपक की हत्या, रोड अच्छा, ये भी तस्वीरें, ये तस्वीरें कल की हैं, जब एक छात्र की हत्या के बाद गोरखपुर में जबरदस्त बवाल हुआ था। गो तस्करों ने दीपक नाम के छात्र की हत्या कर दी, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। फिर गांव वालों ने पशु तस्करों की गाड़ी फूंक दी थी। वो सारी तस्वीरें, एक पशु तस्कर को गांव वालों ने पकड़ लिया, पीट पीट कर अधमरा कर दिया, रोड जाम कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में पशु तस्कर भी नजर आ रहे थे। और अब आज आखिरकार उसका एनकाउंटर कर दिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। एनकाउंटर मतलब हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मारी। सुनिए, कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या इनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ। अभी प्रेस चल रही है हमारी आपकी, इसलिए इनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? अखिलेश यादव जी, कृपया अपने गिरेबान में झांकिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से योगी जी के नेतृत्व में बनी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश बना है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है अखिलेश जी।